आइए दोस्तों, आज हम स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी की थी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सारे ऑर्गन्स होते हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले हमने गवर्नमेंट के बारे में स्टडी की थी। गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखने के बाद, जैसे कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गार्नर, और गार्नर ने ये कहा था कि हमारे पास गवर्नमेंट क्या होती है। तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन को गार्नर ने दिया था, और उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि गवर्नमेंट एक ऐसी मशीन होती है जो आपके लिए क्या करती है, पॉलिसी फिक्स करती है। नेक्स्ट, आपके लिए जितने भी जनरल इंसिडेंट्स होते हैं उनको रेगुलराइज करती है। जनरल इंसिडेंट्स का मतलब यहाँ से होता है कि हमारे एक फिक्स टेरिटरी के अंदर रहने वाले जितने भी सारे पीपल्स हैं, उन सारे पीपल के लिए एक फिक्स छोटे छोटे सामान्य नियम बनाती है। यानी हमारी जो प्रदेश की जनता है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ऐसे सामान्य नियम बनाती है जिन पे पब्लिक को चलना होता है। और अगर बाई चांस पब्लिक रॉन्ग वे पे जाती है तो उसको किस तरह से आपको सही वे पे लाना है, ये जो काम करती है वो गवर्नमेंट करती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट की डेफिनेशन हमने देखी थी। साथ में हमने जब पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो होती है, साथ में हमने देखा था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन जो होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा ऑर्गन जो होता है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड ऑर्गन जो होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसके बारे में हमने देखा था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर लेजिस्लेटिव के 3 पार्ट बताए गए, और लेजिस्लेटिव को एक नाम दिया गया जिसका नाम था पार्लियामेंट। और हमारे ये जो हमारा मूल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट जो होती है वो पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी की थी लोकसभा, सेकेंड राज्यसभा, और थर्ड हमारे पास क्या था, राष्ट्रपति। यदि इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगी, पार्लियामेंट। तो आइए सबसे पहले हम इन ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट वीडियो के अंदर लोकसभा के बारे में स्टडी कर ली थी, अब हम राज्यसभा के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए राज्यसभा, अब राज्यसभा के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए राज्यसभा होती क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट हाउस था वो कौन सा था, लोकसभा। ये हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड हाउस। तो इसको हम कह देंगे सेकेंड हाउस। साथ में हमने ये कहा था कि लोकसभा जो होती है वो लोअर हाउस होता है। तो अपर हाउस कौन सा होता है, यानी उच्च सदन, इसको हम कहते हैं राज्यसभा। तो अपर हाउस जो है हमारे पास कौन हो गया, राज्यसभा। नेक्स्ट यदि हम देखेंगे कि अब राज्यसभा का क्या इंपॉर्टेंस है, हालांकि जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो ये 3 ऑर्गन है, उसमें राज्यसभा को बहुत कम पावर दी गई है। यानी अगर कंपेयर किया जाए लोकसभा से, तो लोकसभा से कंपेरिजन में राज्यसभा को बहुत कम पावर दी गई है। लेकिन फिर भी इसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आइए हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेजर पावर, इसके पास क्या है, पावर जो है वो काफी कम है, लेजर पावर, लेकिन जितनी है उतनी सही है। अच्छा, एक चीज और इसमें देखना, राज्यसभा जो होती है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, यानी लगभग आपने देखा था कितना मेंबर होता है लोकसभा का, यानी मेन कॉन्स्टिट्यूशंस में कितना 500 बता रखा था। और 1987 में जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था दमन दीव और गोवा वाला, उसके अंदर जब हमने इसकी 552 इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हमने फिक्स किए थे। लेकिन प्रेजेंटली हमारे पास कितने मेंबर होते हैं लोकसभा के अंदर, 545, ठीक है। उसमें से 2 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं बाय राष्ट्रपति, और उसके बाद जो हमारे पास 543 जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स हमारे क्या होते हैं, इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, राज्यसभा के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो राज्यसभा का देखिए जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा नहीं होता, यानी पब्लिक के जो रिप्रेजेंट होते हैं, यानी जब हमारी जो इंडिया की जो कंट्री है, कंट्री के अंदर जो ये पूरी पब्लिक है, इस पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो हमारे नेता जिन्हें हम चुनते हैं, वो नेता इनका चयन करते हैं, किसका, राज्यसभा के मेंबर का। तो ये देखिए कि अगर ये पूछा जाए कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, यानी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यानी हमारे जो चुने हुए लोग हैं, यानी हम कह सकते हैं कि स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो पार्लियामेंट के अंदर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो
स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और वो है, उसका नाम है राज्यसभा। ठीक है, तो आइए हम राज्यसभा के बारे में आगे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मेंबर देखते हैं कि राज्यसभा के मेंबर क्या है, साथ में इसका इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, उस प्रोसीजर के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर। नेक्स्ट इसका इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, नंबर ऑफ मेंबर एंड इलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे और उसके बाद हम इसका नंबर ऑफ मेंबर देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन था जब ये बन के तैयार हो रहा था, तब उसमें हमारे राज्यसभा के लिए नंबर ऑफ मेंबर जो थे वो फिक्स किए गए थे कि मैक्सिमम इसके अंदर कितने मेंबर होने चाहिए। तो मैक्सिमम मेंबर होने चाहिए इसके अंदर 250 इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रेजेंट में कितने हैं, प्रेजेंट में हमारे पास कितने, 245 मेंबर जो है वो अभी हमारे राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट्स में है। अब अगर इसमें से हम स्टडी करें तो 233 मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं, और बाकी जो बचे हमारे पास 12 मेंबर, वो क्या होते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है, वो जो 12 मेंबर होते हैं वो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अब कहां से वो प्रेसिडेंट जो है वो क्यों उनको नॉमिनेट करता है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे विद्वान होते हैं, बहुत सारे ऐसे महानुभाव होते हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें क्या कर सकता है, अपने पावर के अकॉर्डिंग उन्हें नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा के अंदर। तो वो कौन कौन से फील्ड से होने चाहिए, तो फील्ड आपकी इसमें दे रखा है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, साथ में सोशल सर्विस, और यदि हम स्टडी करें तो सोशल सर्विस और साथ में अगर यदि देखा जाए तो स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स से भी राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो स्पोर्ट्स से तो आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए थे 2012 में, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, वो स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं। ठीक है, आर्ट एंड साइंस एंड लिटरेचर और सोशल सर्विस के फील्ड से भी हम राष्ट्रपति जो होता है वो अपने पावर के अकॉर्डिंग, अपने पावर से नॉमिनेट कर सकता है 12 मेंबर को। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम स्टडी करते हैं तो जो 233 मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से इलेक्टेड होते हैं, तो 233 जो मेंबर्स है उनका हम यहाँ स्टडी करेंगे। ये जो मेंबर है, ये मेंबर जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव, और साथ में जितने भी यूनियन जो हमारे हैं, यूनियन टेरिटरीज जो है, यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज जितने भी है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी स्टेट जो हमारी लेजिस्लेटिव होती है जिससे हम विधानसभा कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं, उसमें विधान परिषद भी हो सकती है, हम ये कह सकते हैं उसको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है। तो उनके जितने भी मेंबर है, ठीक है, यानी सभी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव मेंबर प्लस यूनियन टेरिटरी के जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, उन स्टेट के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, इन 233 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, इनका इलेक्शन करते हैं। अब इलेक्शन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो मेथड ये है कि सिंगल ट्रांजिशनल मेथड। और मेथड कौन सा है, यानी इलेक्शन कैसे किया जाता है, तो वो किया जाता है सिंगल ट्रांजिशनल मेथड। और किसका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, इट मीन्स आप समझ गए,
सिंगल ट्रांजिशनल मेथड का मतलब यह है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उनके मेंबर और यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर्स होते हैं वो सिंगल ट्रांजिशनल मेथड का मतलब यह है कि केवल एक बार वोट दे सकते हैं। साथ ही सेक्रेट बैलेट का यूज किया जाता है। सेक्रेट बैलेट का यूज इसलिए किया जाता है कि कोई भी पार्टी है, यानी हम किसको वोट करेंगे उसके लिए हम पूरी तरह से क्या है, फ्रीडम है हमारे पास, यानी हमारे पास राइट टू फ्रीडम है कि हम चाहे जिससे चुन सकते हैं। तो जब इनका इलेक्शन किया जाता है तो सिंगल ट्रांजिशनल मेथड यानी एकल संक्रमणीय जो पद्धति होती है उसके द्वारा, और किसकी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि प्रत्येक स्टेट में अलग अलग जो होते हैं, प्रत्येक स्टेट का अपन ये कह सकते हैं अलग अलग कोटा फिक्स होता है, और जितने जो हमारे पास जो कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन में, उस कैंडिडेट को जो मिनिमम कोटा है वो गेट करना आवश्यक होता है, रिक्वायर करना, यानी उस जो मिनिमम कोटा जो फिक्स किया जाता है उस कोटे को प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। और साथ में एकल संक्रमणी यानी सेक्रेट जो बैलेट होता है उसका यूज किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो किस मेथड से होता है, तो सिंगल ट्रांजिशनल मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर सिंगल ट्रांजिशनल मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसीजर और नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट यदि हम स्टडी करते हैं तो हमारा दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट स्टडी करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन, योग्यता, तो देखिए ये हमारे पास है तो एक तरह से पार्लियामेंट का ऑर्गन ही, और जब ये हमारे पास पार्लियामेंट का ऑर्गन है तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम लेंगे क्वालिफिकेशंस। ये हमारे पास पार्लियामेंट का ऑर्गन है, तो पार्लियामेंट का ऑर्गन है तो मोस्टली लगभग जितने भी सारे मेंबर्स होंगे उनके लिए जो क्वालिफिकेशन होगी वो सेम होगी। तो इसी तरह से लोकसभा के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशन होती है वो सेम टू सेम राज्यसभा के लिए होते हैं, यानी क्वालिफिकेशन जो होती है वो लोकसभा सेम टू लोकसभा। बस एक डिफरेंट आ जाता है, एक डिफरेंट क्या आता है, एज में। हम अगर यदि एज की बात करें तो लोकसभा के अंदर जो एज होती है वो 25 ईयर एंड अबोव होती है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बात करें तो इसमें 30 ईयर्स एंड अबोव, 30 ईयर्स एंड अबोव। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि क्वालिफिकेशन जो होती है राज्यसभा की क्वालिफिकेशन बिल्कुल लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन के सेम होती है, लेकिन एक चीज का डिफरेंस होता है, वो होता है एज में। लोकसभा के अंदर जो एज होती है वो 25 ईयर्स एंड अबव होती है, और राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो एज होनी चाहिए वो 30 ईयर प्लस अबव होती है। नेक्स्ट यदि हम स्टडी करते हैं तो इसकी टर्म्स के बारे में, टर्म्स क्या होती है, यानी हमारे पास जो इसका कार्यकाल है, यानी कितने साल तक ये मेंबर बना रह सकता है। तो यदि इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो देखिए ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स क्या होती है, तो देखिए टर्म्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए राज्यसभा जो होती है वो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट की परमानेंट बॉडी होती है। परमानेंट बॉडी का मतलब यह है कि हम इसे तोड़ नहीं सकते। एक बार जिस तरह से राज्यसभा चलती है उस राज्यसभा को डिसॉल्व करना यानी नेवर डिसॉल्व, यानी कभी भी हम उसको भंग नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, और नेवर डिसॉल्व्ड, नेवर डिसॉल्व का मतलब ये होता है कि इसको हम कभी भी भंग नहीं कर सकते। और अगर हम देखा जाए तो इसके मेंबर का जो टर्म्स होती है, यानी इसका राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म्स जो होती है, यानी वो कितने साल तक मेंबर बने रह सकते हैं। तो यदि हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो इसकी जो टर्म्स होती है वो 6 ईयर होती है, 6 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम स्टडी करते हैं तो राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, तो 233 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और 12 मेंबर जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट।
अब यहाँ से अगर हम स्टडी करते हैं तो अब उन मेंबरों का कार्यकाल कैसा रहता है, मेंबर जो होते हैं उनकी टर्म्स कितनी रहती है। तो मेंबर की टर्म्स का मतलब ये है कि हमारे पास कितने 245, और 245 जितने भी मेंबर है इसमें से 245 जो मेंबर्स है उसमें से 1/3 का मतलब हो गया 1/3, 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर्ड होते हैं एवरी 2 ईयर, रिटायर्ड इन एवरी 2 ईयर। यानी एक मेंबर जो है वो आपका कितने साल रह सकता है, 6 साल तक मेंबर रह सकता है। अगर उसका काम सही रहा, वो सही ढंग से रहा, तो 6 साल तक वो मेंबर रह सकता है, उसको डिसोल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन 245 जो टोटल मेंबर्स है उसमें से 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते रहते हैं। 1/3 कितना होता है इसका, यानी लगभग देखा जाए तो इसका 1/3 होता है 82 के आसपास होता है। तो 82 मेंबर्स के समथिंग मेंबर जो होते हैं 82, देख लीजिए आप 82 हो रहा है इसका 1/3। तो 82 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर्ड होते रहते हैं, एवरी 2 ईयर्स के अंदर रिटायर्ड होते रहते हैं। तो ये इसकी टर्म्स होती है। नेक्स्ट यदि हम स्टडी करते हैं इसके ऑफिसर्स के बारे में, तो राज्यसभा के ऑफिसर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के अंदर, तो उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि राज्यसभा के अंदर कौन कौन से ऑफिसर होते हैं। तो देखिए, जिस तरह से लोकसभा के अंदर हमारे पास स्पीकर था, इसी तरह हमारे पास लोकसभा के अंदर यदि हमारे पास स्पीकर था तो हमारे पास राज्यसभा के अंदर भी क्या होगा, एक कोई ना कोई तो स्पीकर होगा। और उस स्पीकर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ऑफिसर्स, अगर ऑफिसर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अकॉर्डिंग राज्यसभा के अंदर 2 ऑफिसर्स होते हैं। कितने ऑफिसर, 2 ऑफिसर। फर्स्ट होता है चेयरमैन, और सेकंड जो होता है वो डेप्टी चेयरमैन होता है, डेप्यूटी चेयरमैन। यानी इसको कह सकते हैं सभापति और उपसभापति। अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन कौन हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमारे पास कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो कौन होता है, चेयरमैन होता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट यानी जो भी हमारे कंट्री का, जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो हमारे पास कौन होगा, राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। ठीक है, तो इनका जो हमारे पास टर्म्स होती है, इनकी जो टर्म्स होती है वो 5 ईयर होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स की टर्म्स कितनी होती है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की टर्म्स होती है 5 ईयर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म्स होती है 6 ईयर, लेकिन जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है वो एवरी 5 ईयर में चेंज होता रहता है। तो 5 ईयर इनकी टर्म्स होती है। साथ में यदि स्टडी करें कि डेप्यूटी चेयरमैन की टर्म्स क्या होती है, और डेप्यूटी चेयरमैन का सिलेक्शन कौन करता है, तो डेप्यूटी चेयरमैन के सिलेक्शन जो करते हैं वो 245 जो मेंबर्स है। लेकिन 245 मेंबर्स के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा आप, 12 मेंबर जो होते हैं वो, उसमें से 12 जो मेंबर होते हैं वो इलेक्शन नहीं करते, क्योंकि वो नॉमिनेट होते हैं, उनको अधिकार नहीं होता। तो हमारे पास जो 233 मेंबर्स है, वो 233 मेंबर्स जो होते हैं वो डेप्यूटी चेयरमैन का क्या करते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन को अपने में से ही किसी एक को डेप्यूटी चेयरमैन के लिए सेलेक्ट करते हैं और उसको इलेक्ट करके और डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जाता है। हाँ, इनकी जो टर्म्स होती है वो 6 ईयर रहती है, क्योंकि वो नॉर्मल हमारे पास क्या है, वो नॉर्मल मेंबर है, इसलिए इनकी टर्म्स 6 ईयर। और ये हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसलिए इनकी जो टर्म्स होती है वो 5 ईयर होती है। तो इस तरह से जो हमारा ये टॉपिक था राज्यसभा के बारे में, तो ये नॉर्मल से हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे कि राज्यसभा के फंक्शन क्या क्या है और राज्यसभा के पावर क्या क्या है। तो जिस तरह से हमने लोकसभा के पावर और फंक्शन के बारे में स्टडी की थी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राज्यसभा के पावर और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। ओके।